Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear class. How are you? I hope you will be fine. I am Alladita, PhD scholar zoology, teaching you the subject wildlife of Pakistan. Today, the topic of my lecture is wetlands and its types. तो बेसिकली वेटलैंड जो है ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। हम इससे तो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये। हम इससे पहले नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि नेशनल पार्क जो है वो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सेंचुरीज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वेटलैंड्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, एटसेट्रा। तो प्रोटेक्टेड एरियाज हम ऐसे एरियाज कहते हैं, ऐसे एरियाज को कहते हैं जो कुछ स्पीशीज जो होती हैं जिनको खतरात लाहक होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और एरिया जो होता है ये नेचुरली तौर पे हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल तौर पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम वेटलैंड की डेफिनेशन को देखते हैं। एक साइंटिस्ट है रैमसर कन्वेंशन, उसके मुताबिक वेटलैंड बेसिकली क्या चीज़ है? एरिया ऑफ मार्श, मार्श कहते हैं दलदली इलाके को। फैन, फैन भी कहते हैं ऐसा एरिया जो कि दलदली हो या ज़मीन का कोई टुकड़ा जहाँ पे पानी जो है वो नेचुरली तौर पे या आर्टिफिशियली तौर पे जो है वो खड़ा हो। पेटलैंड और वाटर, ज़मीनी टुकड़ा या फिर पानी का टुकड़ा, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मार्च होती है वो मुश्किल हो सकती है या आर्जी तौर पर हो सकती है। उसमें पानी होगा, पानी मुश्किल खड़ा हो या फिर पानी फ्लो कर रहा, ब्रैकिश वाटर हो यानी उसमें साल्ट वगैरह शामिल हो, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर, द डेप्थ ऑफ द विच, और जो खड़ा हुआ पानी हो उसकी जो गहराई है वो नॉट एक्सीड 6 मीटर, वो तकरीबन 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। अगर हम समंदर की बात करते हैं तो समंदर में भी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एरियाज जहाँ पे लो टाइड्स आती हैं और उनकी गहराई जो है वो 6 मीटर से एक्सीड ना करें, तो वो भी वेटलैंड में ही शामिल है। What are wetlands? Wetlands basically होती क्या है? Wetlands are areas where water is the primary factor controlling the environment and associated plant and animal lives. Wetland basically वो एरियाज होते हैं, वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी जो है वो प्राइमरी फैक्टर है जो कि एनवायरनमेंट को और उसके साथ प्लांट और एनिमल जो लाइफ है उसको कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करते हैं। दे अकर वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड। आमतौर पर ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं यहाँ पर ज़मीनी पानी जो होता है वो ऊपर होता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि बहावलनगर के एरिया में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर वाटर टेबल जो होता है वो काफ़ी ऊपर होता है। और वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय शैलो वाटर, और पानी जो होता है, लैंड जो होता है उसको शैलो वाटर जो होती है उसने कवर किया हुआ होता है। टाइप्स ऑफ वेटलैंड, अब हम देखते हैं कि वेटलैंड की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली 5 मेजर वेटलैंड टाइप्स हैं जनरली रिकॉग्नाइज्ड, जिनके बारे में आमतौर पे जो जाना जाता है। मसलन मरीन वेटलैंड है, एस्टाइन वेटलैंड है, लेक्सटाइन वेटलैंड है, रिवराइन है और प्लेस्टाइन जो है ये वेटलैंड्स हैं। तो बेसिकली वेटलैंड्स की 5 जो है वो टाइप्स हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले मरीन जो है, इनके बारे में देखते हैं कि मरीन जो होते हैं वेटलैंड्स कैसी होती हैं। कोस्टल वेटलैंड्स इंक्लूडिंग कोस्टल लेगून्स, रॉकी शोर्स और कोरल रीफ्स आर कॉल्ड मरीन। ये आमतौर पर साहिल समंदर का एरिया होता है और इसमें जो है वो जो सहल वाले सबस्टेंस होती हैं वो पाई जाती हैं, जैसा कि लेगून वगैरह है, रॉकी शोर्स हैं,
यानी समन पहाड़, दूसरा पत्थरों पर मुश्तमिल है, एंड कोरल रीफ जो है इस एरिया के अंदर जो वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एस्टाइन वेटलैंड्स हैं जिसमें टाइडल मार्शेस पाई जाती हैं, एंड मैंग्रोव स्वैम्प वगैरह जो है ये पाए जाते हैं। तो ये आमतौर पर वो एरिया होता है जहाँ पर कोई दरिया वगैरह जो होता है वो समंदर के अंदर गिर रहा होता है, तो दोनों तरह की टाइड जो होती है वो आपस में मिल रही होती है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर की भी एज वेल एज मरीन वाटर की भी, तो उसको हम एस्टाइन कहते हैं। इसके अलावा लेक्सटाइन है वेटलैंड एसोसिएटेड विद लेक्स, ये आमतौर पर झीलों के साथ एसोसिएट वेटलैंड्स होती हैं। तो झीलें जो होती हैं ये भी आमतौर पर नेचुरल एरिया होता है, और ये नेचुरल एरिया होता है, और ये भी बहुत सारे प्लांट और एनिमल लाइफ जो होती है इसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा रिवराइन है वेटलैंड्स अलोंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ये ऐसी वेटलैंड्स हैं जिसमें रिवर्स और कुछ नदी नाले जो हैं वो इसके साथ जो है वो एसोसिएट हैं और सपोर्ट करते हैं प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को। इसके अलावा प्लेस्टाइन है वेटलैंड्स दैट लैक फ्लोइंग वाटर, आमतौर पर ऐसे एरियाज जो कि चलते हुए पानी पर मुश्तमिल हो और मार्शी हो। मार्शी का मतलब होता है कि वहाँ पे स्वैम्प हो और बॉग्स हो, यानी दलदली एरिया जो है वो शामिल हो। इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के फायदे क्या हैं? वेटलैंड्स आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, आमतौर पर वेटलैंड होते हैं ये दुनिया के वो रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव हैं और ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्लांट को भी और एनिमल को भी। इसकी रीज़न क्या है, ये सपोर्ट कैसे करते हैं? ये इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर इनफ मिकदार में जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये इनफ मिकदार में जो है वो ऑक्सीजन जो होती है उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बुनियादी जो है वो वजह है। तो इनके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अनएबलिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिक्रिएशनल होती हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इनके होते हैं। तो ये कुछ जनरल सी वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन कौन से जो है ये रिसोर्स क्रिएट करती हैं आवाम के लिए, टूरिस्ट के लिए, और लोग जो हैं क्यों इनको विजिट करने के लिए जब वो आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज हैकलिंग। हाइकिंग का मतलब होता है पैदल जो लोग सफ़र करते हैं, यानी पैदल लोग चल के जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो देखते हैं, क्योंकि मार्शी एरिया है, दलदल एरिया है, तो वाटर अवेलेबल है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सम टाइम जो है वो फंसने के भी जो चांस होते हैं। इसके अलावा फिशिंग के लिए आते हैं, बर्ड वाचिंग यानी जो एक्वाटिक बर्ड जो होते हैं उनको देखने के लिए, फोटोग्राफी के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल जो है ये वेटलैंड जो होती है ये मुहैया करते हैं। इसके अलावा चूँकि वेटलैंड जो होती है ये बहुत सारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है, जिसमें जो है वो प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, तो एनिमल्स की हंटिंग के लिए जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो अपॉर्चुनिटी मुहैया करती है बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए। फूड प्रोटेक्शन एक्ट एज नेचुरल बफर्स soaking up and storing a significant amount of flood waters, तो ये आमतौर पर बफर्स होते हैं। बफर्स का एक नेचुरल जो है वो सोर्स है जो कि वाटर को जज़ब भी करता है एंड स्टोर भी करता है, और फ्लड वाटर जो होता है उसको खासकर उसकी काफ़ी सारी मिकदार जो होती है उसको स्टोर किया जा सकता है। ए वेटलैंड कैन टिपिकली स्टोर अबाउट 3 एकड़ फीट ऑफ वाटर, तो ये तकरीबन 3 एकड़ रकबा जो होता है उसका वाटर जो है वो उसको स्टोर कर सकता है, और 1 मिलियन गैलन या फिर 1 मिलियन गैलन तक जो है ये पानी को स्टोर कर सकता है। वेटलैंड आर क्रैडल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेटलैंड जो हैं ये, तो वेटलैंड जो होती हैं बेसिकली ये
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पालती हैं। क्रेडल्स का मतलब होता है पालना, यानी उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना, उनको जो है वो प्रोटेक्शन देना और उनको हर तरह के जो खतरात वगैरह उनसे जो है वो महफूज करना। तो वेटलैंड जो होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पालती हैं। प्रोवाइडिंग द वाटर एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन विच काउंटलेस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड फॉर सर्वाइवल। तो चूँकि बेसिकली ये पानी पर मुश्तमिल होती हैं और पानी की मौजूदगी जो है वो किसी भी फूड चेन जो होती है उसको स्टार्ट करती है, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है इसी से ही स्टार्ट होती है। और इससे ना सिर्फ प्लांट बल्कि बहुत सारे एनिमल जो होते हैं उनको भी सर्वाइव इम्पोर्टेंस जो वो मिलती है। वेटलैंड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट स्टोर हाउस ऑफ प्लांट जेनेटिक मटेरियल। तो वेटलैंड के अंदर एक डाइवर्सिटी जो है वो प्लांट और एनिमल की पाई जाती है। तो ये डाइवर्सिटी जो होती है ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसको स्टोर करती है, यानी उसकी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जानवरों की जो स्पीशीज हैं उनको जो है वो वेस्ट होने से, उनको जो है वो ज़ाया होने से या उनको जो है ख़त्म होने से जो है ये बचाती है। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट स्पीशीज बहुत सारी पाई जाती हैं। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह, इनकी एक ह्यूज मिकदार जो है वो जो है वेटलैंड्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। दे सपोर्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोर्स ऑफ फूड। अब रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जानवरों को फूड मिलती है इसलिए वो कहीं नहीं जाएंगे, वो जो है वो उस एरिया में ही जो है वो अपना कार, अपनी लोकेलिटी जो है उसको अपना लेंगे परमानेंटली तौर पे, जहाँ पर उनको फूड की अवेलेबिलिटी, शेल्टर अवेलेबल होगी। राइस फॉर एग्जांपल इज अ कॉमन वेटलैंड प्लांट एंड इज अ स्टेपल डाइट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी तरह से डेफिनेटली जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पर कोई और फसल तो हो नहीं सकती, लेकिन राइस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और राइस जो है ये ऐसी फसल है जो कॉमन वेटलैंड में उगाई जाती है और ये बहुत सारे इंसानों की, जानवरों की जो है वो खुराक भी है। फिशरीज, ओवर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फिश हार्वेस्ट इज लिंक्ड टू द हेल्थ ऑफ द वेटलैंड एरियाज। तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है दुनिया की जो फिश है वो आमतौर पर जो है वो वेटलैंड से ही हार्वेस्ट की जाती है या वेटलैंड से ही गेन की जाती है। एग्रीकल्चर थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ वाटर टेबल्स एंड न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन इन फ्लड प्लेन्स। तो एग्रीकल्चर के लिए पानी चौके चाहिए होते हैं, पानी का टेबल जो होता है यानी वाटर टेबल जो होता है इसको मेंटेन रखा जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उनको बरकरार रखा जाता है। और फ्लड प्लेन वगैरह जो होती है वो पानी जो होता है वो फ्लड के वजह से बैठ के मार्शल एरिया जो होता है उनमें आ जाता है और वहाँ पर आकर जो है वो रुक जाता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़ाया होने से जो वो बच जाते हैं और वो सीपेज भी नहीं करते। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? टिम्बर एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स हमें हासिल होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज हैं सच एज पीट एंड प्लांट मैटर, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चूँकि पानी अवेलेबल होता है इसलिए वहाँ पे दरख्त जो होते हैं वो भी ज़्यादा उगाते हैं, तो दरख्तों से हमें जो वो टिम्बर मिलता है। इसी तरह से सम टाइम ये दरख्त जो होते हैं वो गल सड़ जाते हैं और गल सड़ के उसी के अंदर ही जो है वो चले जाते हैं। तो पानी खड़ा होने की वजह से वो गल सड़ जाते हैं और बिलाकर डिकम्पोजिशन के नतीजे में पीट जो होती है वो बन जाते हैं। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ जो होती है उनको प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि उनको जो है वो रहने के लिए घर भी मिलता है, फूड भी मिलती है, बाकी रिसोर्सेज भी मिलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो है इन एरिया में जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा सोर्स ऑफ हर्बल मेडिसन, बहुत सारी मेडिसन जो होती हैं ये मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अब्सेसस प्लांट है जिसको मेडिसन के तौर पे यूज़ किया जाता है। पेनफुल जॉइंट्स जो है, दर्दों के जो जोड़ों के दर्द होते हैं उनके लिए अद्वियात जो है वो बनाई जाती हैं। ग्लूकोमा के लिए, अर्बीनस डिजीज़ और थ्रोम्बोसिस इनके लिए, और एब्सेसिस जो हैं ये कुछ डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं। इन डिजीज़ का इलाज जो है वो हर्बल यानी प्लांट से किया जाता है, छोटे पौधों से किया जाता है। तो ये पौधे आमतौर पर हमें जो है वो जो वेटलैंड्स होते हैं वहीं से हमें मिलते हैं। A wide range of herbal medicines are obtained from wetlands. Medicinal leeches, Haridono medicinalist for white willow, Silex salva,
एंड रिवराइन प्लांट, ये कुछ मेडिसिनल तौर पे जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये लीच वगैरह जो होती है, इसको पंजाबी के अंदर जूंक कहते हैं या जलम कहते हैं। ये भी पुराने ज़माने में भी तो खैर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी मेडिसिनल तौर पे। लोग इसको जो है वो अपने जॉइंट वगैरह के ऊपर लगा लेते थे, जहाँ से जो वो ब्लीड जो होता था उसको सक कर लेते थे, और लोग जो है वो जॉइंट के दर्द जो होती थी उससे छुटकारा मिल जाता था। इसी तरह से और भी जो है वो, तो ये एनिमल जो हैं और ये प्लांट वगैरह जो हैं आमतौर पर दलदली एरिया जो होते हैं उन्हीं के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दलदल होती है ये ओरिजिनल सोर्स है सालिसिलिक एसिड का। इसी तरह से सालिसिलिक एसिड जो है ये प्रिकर्सर ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का जो है वो पार्ट है। ये एस्प्रिन में इस्तेमाल होता है, यूज इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बनाने में जो है ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी कुछ वेटलैंड जो है उनके फायदे हैं कि ये किस तरह से जो है ये हमें फायदे देती है। क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर हम उसको करार दे देते हैं कि ये वेटलैंड एरिया है। अगर तो वो सब्सटेंस या वो पॉइंट या वो चीज़ें वहाँ पे होंगी तो वो वेटलैंड होगी, अगर वो नहीं होगी तो वो वेटलैंड नहीं होगी। हमने क्राइटेरिया जो है एक मुख्तस किया है, और वो क्राइटेरिया क्या है? वेटलैंड शुड बी सिलेक्टेड फॉर Ramsar list on account of their international significance in terms of the biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से हम वेटलैंड को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो रैमसर जो है उसने एक जो है वो क्राइटेरिया मुंतखब किया है, जैसा कि पीछे है पढ़ के हम डेफिनेशन के अंदर आए हैं कि इसकी गहराई जो है वो 6 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पानी खड़ा हो या पानी हरकत कर रहा हो, ठीक है, या फिर उसमें जो है वो ब्रैकिश वाटर हो या फिर इसमें जो है ये फ्रेश वाटर हो, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिकनेस इन, इसमें मुनफरादियत क्या पाई जाती है? इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मुनफरद होना चाहिए, फ्लोरा एंड फाना के हवाले से इसको मुनफरद होना चाहिए, लिम्नालॉजी और हाइड्रोलॉजी, यानी इसमें जो है प्लांट जो है और वाटर जो है, वाटर कम से कम जो है वो मस्ट होना चाहिए। देयर आर 9 क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इन बुनियादों, इनकी यूनिकनेस की वजह से हमने इनको जो है तकरीबन 9 क्राइटेरिया जो है उनके अंदर जो है इसको डिवाइड किया है। तो 9 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं और उनकी इफादियत क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 है साइट्स containing representative rare और यूनिक वेटलैंड टाइप्स। ऐसे एरियाज जो कि यूनिक हों और बहुत कम हों, ठीक हो, ठीक है, और वेटलैंड जो है उसको वेटलैंड शो करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ए के अंदर जब वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये साइट जो है ये ग्रुप ए में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्राइटेरिया 1 क्या कहता है? इफ वेटलैंड contains a representative rare or unique example of a natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic regions, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्राइटेरिया 1 कहेंगे। अब ग्रुप 1 के अंदर क्राइटेरिया 1 जो है क्या है? क्राइटेरिया जो है किसी भी ऐसे बायोजियोग्राफिक रीजन्स को जो है वो बोलते हैं जहाँ पे वेटलैंड जो है वो कुदरती तौर पर या तकरीबन कुदरती तौर के करीब करीब जो है वो पाई जाए और बहुत यूनिक किस्म की हो, और वेटलैंड जो है उसको रिप्रेजेंट करे, तो हम इसे जो है वो क्राइटेरियन 1 के अंदर जो है उसको शामिल करते हैं कि ये क्राइटेरिया 1 है। अब फिर इसके बाद आ जाता है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी कौन सी होती है? साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र से ऐसी जगह होती हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी होती है इसको कंजर्व करती हैं, और फ्लोइंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, और एक एरिया जो है वो मुख्तस किया जाता है इंटरनेशनली तौर पे जो कि स्पीशीज और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनकी बुनियाद पर उस क्राइटेरिया को मुख्तस किया जाता है, और इस बुनियाद पर जो है उस एरिया को डिक्लेयर किया जाता है एज ए वेटलैंड।
अब क्राइटेरियन 2 जो है क्या कहता है, ए वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट, कि एक वेटलैंड जो है इसको हम जो है वो इंटरनेशनली तौर पर अहम जानते हैं। क्यों जानते हैं? इफ इट्स सपोर्ट, अगर ये मुहैया करता है वुलनरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, ऐसी स्पीशीज को जिनको खतरात लाहक होते हैं। तो इसमें जो है वेटलैंड के अंदर आमतौर पर वुलनरेबल एनिमल्स आते हैं। वुलनरेबल का मतलब होता है जो कमज़ोर होते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं और अपने जो प्रीडेटर्स होते हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो ऐसे जानदार जो है यहाँ पे रखे जा सकते हैं। इसके अलावा एंडेंजर्ड या फिर खतरात जिनको लाक होते हैं, या फिर जो तकरीबन जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं या जो मुस्तकबिल के अंदर जो है वो जिनको खतरा होता है, ऐसी स्पीशीज होती है उनको प्रोटेक्शन मुहैया करने के लिए रखा जाता है। इसी तरह से क्राइटेरियन 3 है, ए वेटलैंड शुड बी कंसीडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट और एनिमल species important for maintaining the biological diversity of a particular biogeographic region of plant or animals species at a critical stage in their life cycles। तो तीसरा क्राइटेरिया जो है वेटलैंड जो है इंटरनेशनली तौर पर कंसीडर करने का, वो ये है कि ऐसा एरिया जो कि सपोर्ट करे पॉपुलेशन को या प्लांट को। किस लिहाज से सपोर्ट करें? जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं पहले दूसरे क्राइटेरियन के अंदर कि वुलनरेबल जो कमज़ोर एनिमल्स होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्शन मुहैया करे, तो उसे वेटलैंड हम कंसिडर करते हैं इंटरनेशनली तौर पे। तो बेसिकली जो है ये पार्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन्स होते हैं और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो होती है बहुत अहम होती है। तो उस अहम बायोडाइवर्सिटी जो होती है इसको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना जो है ये ज़िम्मेदारी है। तो इस मकसद के लिए जो है ये वेटलैंड जो होती हैं अगर ये इनके ऊपर पूरा उतरती हैं तो हम इसको जो है वो क्राइटेरियन 3 के अंदर रखते हैं और ये जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल हो जाती हैं। प्रोवाइड्स रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, और अगर ऐसी कंडीशन जो है इसके बरक्स है तो फिर हम इसको जो है वो वेटलैंड कंसीडर नहीं करते हैं। इसी तरह से क्राइटेरियन 4 है, वेटलैंड शुड बी कंसीडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स, अगर तो ये इंटरनेशनली तौर पर सपोर्ट करती है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम वेटलैंड कंसीडर करते हैं कि ये वेटलैंड होनी चाहिए। खासकर स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे पानी के अंदर पाए जाने वाले परिंदे होते हैं, इन परिंदों को अगर तो ये सपोर्ट करती है तब भी हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, वेटलैंड कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से क्राइटेरिया 5 है, वेटलैंड शुड बी कंसीडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट रेगुलेट स्पोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, अगर तो ये 20,000 या से ज़्यादा परिंदों को जो है वो सपोर्ट मुहैया करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है ये वेटलैंड। ये पाकिस्तान के अंदर आपको एक जो है वो वेटलैंड्स कुछ दिखाई गई हैं जो कि रेड कलर से जो है वो शो की गई हैं कि ये कहाँ कहाँ है, पंजाब के अंदर, ठीक है, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहाँ वहाँ पर जो है ये पाई जाती है। तो ये 19 वेटलैंड्स हैं और 19 वेटलैंड के साथ जो वो नाम पे दिए गए हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। क्राइटेरियन 6 है, वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट रेगुलेट्स सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स, अगर ये एक स्पीशीज किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन की या फिर उसकी सब स्पीशीज जो कि पानी के अंदर पाए जाने वाले परिंदे हों उनको सपोर्ट करती है, तब भी इसको जो है वो इंटरनेशनल तौर पे वेटलैंड जो है वो कंसीडर किया जाता है। और ये खास कर जो है ये फिश के लिए जो है वो बड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्योंकि ये फिश को भी सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ indigenous fish subspecies और families लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस, तो खासकर ये फिशेज और उनकी जो सब स्पीशीज हैं और उनकी लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस जो है इनको सपोर्ट करती हैं, स्पीशीज इंटरेक्शंस को सपोर्ट करती हैं एंड पॉपुलेशन डेट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेटलैंड्स बेनिफिट्स, इनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं।
इनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं वैल्यूज़ एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी होती है इसको तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना हिस्सा डालती हैं। तो इसे हम क्राइटेरियन 6 के अंदर जो है वो रखते हैं और इसे भी वेटलैंड कंसीडर करते हैं। क्राइटेरियन 7 है, ए वेटलैंड शुड बी कंसीडर्ड इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड ऑफ फॉर फिशेज, स्वैम्प, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी। वेटलैंड हम इसको तब भी जानते हैं इंटरनेशनली तौर पर अगर ये फिशेस को फूड मुहैया करती है, पानी के लिए जो है वो जगह मुहैया करती है। पानी का मतलब होता है ब्रीडिंग, यानी फिशेस को ब्रीड करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए जगह मुहैया करती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी जिन्हें हम बोलते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है, तब भी हम इसको क्या कहते हैं इंटरनेशनली तौर पर जो है वो वेटलैंड कंसीडर करते हैं। एंड माइग्रेशन पाथ ऑन विच फिश स्टॉक आइदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिपेंड, या फिर माइग्रेशन पाथ के तौर पे भी जो है ये कि हम नर्सरी वगैरह जो है उसको पहले यहाँ पे मुंतकिल करें, थोड़ी सी बड़ी जाए, उनको फूड वगैरह शेल्टर वगैरह मिले, फिर उसको जो है वो पॉन्ड में किसी दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दे, तब भी हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, इसे जो है वो वेटलैंड कंसीडर किया जाता है। इसके बाद है जी criterion 8, a wetland should be considered internationally important if specific criterion based on other taxa। तो जिस तरह से हमने फिशेस के लिए या बर्ड्स के लिए कोई क्राइटेरिया मुख्तस किया है, इसी तरह से किसी दूसरी एनिमल स्पीशीज के लिए या प्लांट के लिए जो है, अगर तो कोई भी वेटलैंड जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, तब भी हम उसको जो है वो वेटलैंड कंसिडर करते हैं। तो क्राइटेरिया 9 जो है, रेगुलरली स्पोर्ट्स 1% ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन स्पीशीज, यानी फिशेज और एवियन बर्ड्स के अलावा कोई और स्पीशीज या सब स्पीशीज किसी भी पॉपुलेशन की, उसको अगर 1% तक भी सपोर्ट मुहैया करती है, तब भी हम उस एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये क्या है, ये जो है एरिया ये वेटलैंड पर मुश्तमिल है। तो आज हमने जो है इसके क्राइटेरिया मुख्तस किए हैं, इसकी इम्पोर्टेंस देखी है और वेटलैंड्स क्या होती हैं इनके बारे में जो वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद जो है वो वेटलैंड के हवाले से जो वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपका आगे कंटिन्यू रहेगा, तो इसको बकिया को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।